मॉर्निंग अध्याय 6 मानव दिवस भाग 3 प्रकरण ग्रामीण दिवसों के प्रतिरूप। तो आज हम ग्रामीण दिवसों के प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा द्वादशी के भैयाओं के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बोर्ड में। ग्रामीण दिवसों के प्रतिरूप के बारे में छोटे छोटे प्रश्न भी बनकर आते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे प्रश्न एक एक दो नंबर के प्रश्न भी बनकर आते हैं। ध्यान से पढ़ना इसको। और हम देखते हैं मानव अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप आकृति व बनावट के आधार पर ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं। तो आकृति और बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। रेखीय प्रतिरूप। और रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? जैसे ये हैं, ये बस्ती बचाई जाती हैं या इन बस्ती का निर्माण होता है, उन बस्ती को हम ग्रामीण अधिवास के रूप में जाने जाते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में ये सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है। ज़्यादातर ये सड़कों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे या नदी घाटियों के किनारे ये बसाए जाते हैं। तब इसको रेखीय प्रतिरूप के रूप में जाने जाते हैं। रेखीय प्रतिरूप के रूप में दिवसों का निर्माण होता है और इस प्रतिरूप में आवास पास पास पंक्तिबंद होते हैं। जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिले का बरवाड़ गांव रेखीय प्रतिरूप का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। जयपुर जिले का बरवाड़ गांव है। इन्हें पंक्ति अनुमान, मार्गोन्मुक्त और अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार प्रतिरूप के रूप में भी जाना जाता है रेखीय प्रतिरूप को। तो ग्रामीण अधिवासों की प्रतिरूप की आकृति और बनावट के आधार पर हमने पहली बनावट के आधार पर देखा है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप यानी एक रेखा के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में बस्तियों का बसना या अधिवासों का निर्माण होना। ये कब होता है? जब ये सड़क हो या रेल मार्ग हो या नदी हो, उनके आसपास में इन अधिवासों का निर्माण एक पंक्तिबंध के रूप में होता है। जैसे ये आपने देखा है कि ये सड़क है, उस सड़क के आसपास में इस बस्ती का निर्माण किया गया है। इन बस्ती का सड़क के आसपास में हम देखते हैं ये बस्तियां बसी हुई हैं, ये बस्तियां बसी हुई हैं। तो ये रेखीय प्रतिरूप के रूप में जाने जाती हैं। जो नदी घाटी, सड़क या रेल मार्ग के आसपास में इस प्रकार की बस्तियां एक पंक्तिबंध सीधी होती हैं, इसी को हम रेखीय प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। अगर हम इसका अध्ययन और भी चित्र देखते हैं ध्यान से, तो ये देख सकते हैं ये रेखीय प्रतिरूप के रूप में ये सड़क के किनारे किनारे, सड़क के आसपास किनारे किनारे ये बस्ती बसी हुई है। इसी प्रकार ये सड़क के आसपास किनारे किनारे इनका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार की बस्ती को हम रेखीय प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। अगर हम दूसरा देखते तीर प्रतिरूप, तो नाम से भी ध्यान है, तीर की आकृति में आवासों का निर्माण करवाना, उसको तीर प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। किसी अंतरिप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या 2 आब के बीच विकसित अधिवासों का प्रतिरूप प्राय तीर अनुमान होता है। ऐसे स्थान पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती हैं, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठभाग की तरफ होता है। जैसे दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी और ओडिशा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास तीर प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। तो हम देखते हैं ये कहाँ निर्माण होता है? किसी अंतरिप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दोआब के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीर अनुमान माना जाता है। जैसे ये आप चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं तीर अनुमान किस प्रकार का है, तीर अनुमान प्रतिरूप कैसे माना जाता है। तो ये इस प्रकार से जैसे तीर हैं उसी प्रकार से माना जाता है कि या तो यहाँ पे समुद्र है या झील है, उस झील के आसपास में भी इनका निर्माण हो सकता है, या ये उच्च भाग हैं, इसके बाद यहाँ जल अधिक मात्रा में आता है, नदियों की मात्रा अधिक आती है, तो उसके
इसके लिए ये इसके आसपास में ये बस्तियों का निर्माण होता है, जिसके कारण से तीर प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार यानी उसकी आकृति त्रिभुज के आकार की आकृति मानी जाती है। जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर आदिवासियों को विकसित होने के लिए दो नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होती हैं। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है। जैसे आयताकार प्रतिरूप आप देख सकते हैं, ये आयताकार प्रतिरूप हैं। इस आयताकार प्रतिरूप को अगर हम देखते हैं तो ये सड़क है और इस प्रकार की सड़क है। इसके आसपास में ये जो बस्ती बसी हुई है, ये एक आयत के समान बन गई है। ये कैसे बन गई हैं? आयत की आकृति में इसका निर्माण हो गया है, इसलिए इसको आयताकार प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। इसका चित्र भी आता है बोर्ड के अंदर, आयताकार प्रतिरूप का चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो इसका चित्र को भी ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना है। चित्र का बनाने के लिए भी एक प्रश्न आ सकता है। अर्य त्रिज्या प्रतिरूप, जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती हैं, तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां चौराहे पर मिलने से समानांतर नहीं होती हैं और इस कारण से अर्य प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। जैसे ये स्थान है, इस एक स्थान पर अनेकों और से ये गलियां आकर के मिलती हैं और इस अनेकों और से गलियां आकर के इस गलियों के आसपास में इस बस्तियों का निर्माण हो जाता है। जो चौखट रूप में इसका निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसके अर्य प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। नाभिकीय प्रतिरूप इसका प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। नाभिकीय प्रतिरूप क्या है? प्रारंभिक अवस्था। जैसे मान लो ये कुआं है, इस कुएं के चारों ओर बस्ती बसी है। ये कुआं भी हो सकता है, किले भी हो सकता है, धार्मिक स्थल भी हो सकता है या चौपाल भी हो सकता है। इसके चारों ओर वृत्ताकार, ये एकदम गोल गोल वृत्ताकार जो बस्ती बस्ती है, उसी को हम वृत्ताकार प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार तारा प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अर्य प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अर्य प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारों मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती हैं, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। अर्य प्रतिरूप से ही तारा प्रतिरूप का निर्माण होता है। पंखा प्रतिरूप, जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, उसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप के रूप में होने से पंखा अनुमान प्रतिरूप विकसित होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देख सकते हैं तारा प्रतिरूप, तो तारा प्रतिरूप की ये आकृति आपके सामने दिखाई गई है, जो तारे के समान दिखाई देने वाली आकृति होती है। इसी प्रकार सीढ़ी अनुमान, ये अधिकतर पर्वतीय ढालों पर होते हैं, जिनमें मकान परस्पर छठे होते हैं, परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं और इन मकानों की पंक्तियाँ ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती हैं। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वतों के ग्रामीण बस्तियाँ इसी प्रतिरूप से बसी हैं। मधुशता प्रतिरूप, मधुशता प्रतिरूप यानी भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबद अनुमान, झोपड़ियों के गांव टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव तथा दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये रेखीय प्रतिरूप है और ये जनजाति का मधुश्रुता प्रतिरूप के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि मधुमक्खी का शत होता है, इसी मधुमक्खी का शत के समान इनका निर्माण किया जाता है।
इसलिए इसको ये आदिवासी जनजाति लोग अधिकतर ऐसे निवास करते हैं। ग्रामीण अधिवासियों की समस्या। ग्रामीण अधिवासियों की क्या समस्या है? अगर हम ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम आवागमन के संसाधनों का अभाव। ग्रामीण अधिवासों में आवागमन के संसाधनों का अभाव होता है। अधिवासों के पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन संसाधनों का अभाव होता है। व्यक्तिगत संसाधन ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए संसाधन रहित लोगों के सामने आवागमन एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। वर्तमान में पेयजल की समस्या ग्रामीण अधिवासियों में विकराल रूप धारण करती जा रही है। इससे यहाँ के निवासी कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के निवासी कई बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यहीं के निवासियों को छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समीपवर्ती नगर में जाना पड़ता है। आवागमन के साधनों के अभाव में समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। और विद्युत आपूर्ति का अभाव। चौथा है विद्युत आपूर्ति का अभाव। ग्रामीण अधिवासियों में नियमित व पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है। इससे दैनिक व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। रोजगारों के अवसर नहीं होना या रोजगार के अवसर नहीं होने से तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पूर्ण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और युवा शक्ति रोजगारों की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर कम मजदूरी के कारण नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की असुविधाएं पाई जाती हैं। सूचना तकनीकी व दूरभाष सुविधाओं का अभाव के कारण ग्रामीण अधिवास सूचना तकनीकी एवं इंटरनेट से नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे छोटे छोटे कार्यों के लिए समीपवर्ती कस्बा या नगर में जाना पड़ता है। इस प्रकार धन व समय का दुरुपयोग होता है। कस्बा यानी कस्बा। फिर उद्योग एवं तकनीकी संस्थानों का अभाव। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश युवक युवतियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद अध्ययन कार्य बंद करना पड़ता है। तो शिक्षा का अभाव और उद्योगों का अभाव होने भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस प्रकार से हमने ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। तो इसके बहुत प्रश्न हैं। भारत में रेखीय प्रतिरूप के अधिवास कहाँ मिलते हैं? उत्तर गंगा यमुना के मैदान व मध्य हिमालय क्षेत्र में। प्रश्न संख्या दूसरा, ग्रामीण अधिवास कौन सा प्रतिरूप अर्य प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है? उत्तर तारा प्रतिरूप। तीसरा प्रश्न, सीढ़ी अनुमान प्रतिरूप कहाँ विकसित होते हैं? उत्तर पहाड़ी ढालों पर विकसित होते हैं। पहाड़ी ढालों पर। गृह कार्य 2 प्रश्न हैं। मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं लिखिए। दोनों प्रश्नों को आपको कॉपी में करने हैं और बोध प्रश्नों को भी करने हैं। इसमें से एक प्रश्न आता है 100% आता है, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। मानव अधिवास मनुष्य के रहने का स्थान होता है, इसलिए बोर्ड वाले एक प्रश्न देते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनकर भी आ सकते हैं। आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।